So hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning। UGC नेट की जो पेपर 1 की हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, फर्स्ट पेपर की उसमें हमारी यूनिट चल रही है आईसीटी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके। और यस वी आर लाइव नाउ, तो सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो ये नंबर दिया हुआ है जिसमें जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा एक ग्रुप है, उसमें मैं आपको शामिल कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल की जो आपको लिंक दिखाई दे रही है उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो PDF है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सारे ही जो भी मैं पढ़ाती हूँ, पेपर 1 हो या पेपर 2। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा मेल आईडी है जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। यूजीसी नेट के पेपर 1, पेपर 2 एजुकेशन, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, सीटेट और सेट एग्ज़ाम, इन सभी के बारे में हम इस क्लास में डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो रेगुलर आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हर रात रोज़ 8 बजे हमारी होती है पेपर 1 की क्लास और रात को 9 बजे हमारी एजुकेशन की क्लास होती है। चलिए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं सीपीयू के बारे में। तो देखिए सीपीयू क्या है। कल मैंने आपको बताया था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, और जो कंप्यूटर के जो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं उनके बारे में बताया था मैंने। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सीपीयू की बात करेंगे। सीपीयू क्या होता है। अगर आपके घर में कंप्यूटर हो, मतलब पर्सनल कंप्यूटर, कल मैंने आपको कंप्यूटर के सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर हो गया, एडवांस माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स, इसके बारे में बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न बनेंगे उस चैप्टर से, उस पूरे सेशन से। तो देखिए सीपीयू क्या होता है। अगर आपके पास मॉनिटर वाला कंप्यूटर है ना, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर ही कहते हैं, तो आपके पास में जो कुछ भी होगा ना उसमें ये पार्ट्स होंगे। ये एक तो मॉनिटर होता है, ठीक है, ये मॉनिटर हो गया। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको। तो ये हो जाता है मॉनिटर, ठीक है। और इसके साथ में ये अटैच होता है एक बॉक्स, इसको सीपीयू कहा जाता है। इस तरीके से हो जाता है आपका कीबोर्ड, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कीज़ होती हैं। और यहाँ पर आपका एक प्रिंटर अगर है आपके पास तो प्रिंटर जुड़ जाता है, ठीक है। ये एक माउस होता है, यहाँ से जुड़ जाता है एक माउस, है ना। और माउस से आप ऑपरेट कर सकते हैं, कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आपकी एक मॉनिटर से कनेक्ट होती हैं और साथ ही साथ में सीपीयू से कनेक्ट होती हैं। तो अब ये सीपीयू जो है वही पूरा दिमाग होता है कंप्यूटर का। स्क्रीन से तो केवल हमें नज़र आता है, लेकिन सीपीयू जो होता है वो ही इनपुट देता है, ठीक है। तो सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। अब जब हम लैपटॉप की बात करते हैं ये तो सारी प्रोसेसर छोटे हो जाते हैं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि सीपीयू आखिर होता क्या है, चलिए इसके बारे में, इसकी पूरी प्रोसेसिंग आप समझ लीजिए। तो इसको कहा क्या जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। अब इनपुट, कल मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बताया था, है ना। तो इनपुट जो होता है वो यहाँ से जाता है, ठीक है। आप माउस के द्वारा या फिर कीबोर्ड के द्वारा प्रेस करते हैं, लिखते हैं तो इनपुट देते हैं आप, ठीक है। ये इनपुट जाता है इसकी मेन मेमोरी के अंदर। फिर उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, उसमें ये ट्रांसफ़र होता है। फिर कंट्रोल यूनिट होती है, उसमें ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरी प्रोसेसेस यहाँ पर ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि अलग से जो मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, उसमें आता है। उसके बाद हमें आउटपुट नज़र आता है। तो जो भी हम लिखते हैं उसके बाद आपको मॉनिटर में या प्रिंटर में आपको जो भी आपने इनपुट दिया है वो आउटपुट के फॉर्म में नज़र आता है, ठीक है। तो ये जो सीपीयू है ना, यही कंप्लीट माइंड होता है किसका, कंप्यूटर का। इसमें ही सारी प्रोसेसिंग होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग और उसके बाद फिर आउटपुट। मतलब अगर हमने कंप्यूटर के कीबोर्ड से एक लेटर टाइप किया ए, तो टाइप करने के बाद जब मॉनिटर में हमें नज़र आएगा ए, तो ये इतनी सारी प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर ए नज़र आएगा। अगर हमने कमांड दी प्रिंट की, इनपुट किया और प्रिंट की कमांड दी, तो प्रिंट करने के बाद ये इतनी प्रोसेस से होकर फिर कमांड जाएगी प्रिंट में, तो प्रिंटर से वो बाहर निकलेगा। जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है, जितना स्ट्रॉन्ग माइक्रो प्रोसेसर हो जाता है, उतना ही स्पीड में काम होता है। क्लियर। तो ये हो गया सीपीयू। अब थोड़ा सा सीपीयू के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं।
तो क्या है इसके कंपोनेंट? कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। ये जो यूनिट है वो क्या करती है? कंट्रोल करती है कंप्लीट जो इनपुट और आउटपुट होता है उसको। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, ये क्या करती है? ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन क्या होते हैं? जैसे कि ये सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे होते हैं। इसके बाद में ये क्या करते हैं? परफॉर्म्ड बाय द ALU। ALU से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU कहलाती है, जिसमें कि ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन काम करते हैं, जिसमें कि आपका ये जो सारे सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, प्लस, इनटू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, है ना, ये सारे ही जो परफॉर्म करते हैं ALU के फॉर्म में करते हैं। मेमोरी यूनिट की बात कर लेते हैं। दिस यूनिट कैन स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। The more memory the CPU has, the more program it can run the same time and the more data it can deal with. मेमोरी यूनिट ही जो होती है वही सारी ही जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो डेटा है, उसको रन करती है, उसको आगे बढ़ाती है। इसके बाद में कंपोनेंट देखिए, CPU के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या है? इनपुट यूनिट, फिर इनपुट यूनिट के बाद फिर गया किस में? कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट और उसके साथ में ये दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और ये हो गई फिर मेमोरी यूनिट, और फिर दूसरा फिर आ जाता है बाहर निकल के आउटपुट यूनिट, है ना। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो ये प्रोसेसिंग होती है वो CPU के अंदर होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मेमोरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो क्या है? मेमोरी। आपसे एक बार जब मैंने बात करी थी कि ICT के क्या यूजेस यानी एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पर एक बात की बात है, कंसिस्टेंसी होती है और मेमोरी में रिलायबिलिटी होती है। मतलब मेमोरी जो होगी वो स्टोर हो जाएगी एक बार ना, तो उसको हम बहुत सारा डेटा एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में ही होता है। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की यहाँ पे मेमोरी बताई जा रही है। एक हो जाता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, और ये होता है कैच मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रैम। रैम को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। और दूसरा फिर क्या होता है? रोम। तो रैम जो है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक। ठीक है, रोम के कितने पार्ट होते हैं? पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इसके बारे में भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी जैसे जो हम अलग से अटैच करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आप पेन ड्राइव लगाते हैं, आप CD लगाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं। पेन ड्राइव तो आपने देखी होगी, पेन ड्राइव तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। CD लगाया जाता है, DVD लगाया जाता है, जिप डिस्क भी लगाया जाता है, आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आते हैं तो वो भी लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, है ना। कैच मेमोरी होती है, नेक्स्ट पार्ट जो होता है मेमोरी का वो क्या होता है? कैच मेमोरी, है ना। एक तरीके से ये भी सेकेंडरी मेमोरी ही होती है। अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं वो कैच मेमोरी में जाकर सेव हो जाती हैं। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो है वो मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, रैम और रोम। तो रैम में SRAM, DRAM, और रोम में कितने होते हैं? पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अब देखिए, ये हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। ये कार्ड है जो कि कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में लगाया जाता है, SD कार्ड इसे कहा जाता है। कितना लिखा है इसमें? 64 GB। ठीक है, आजकल मोबाइल में भी आप एक्सटर्नल कार्ड यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी आप लगाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा मेमोरी आ जाती है। ये आपको नज़र आ रही है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जो बाहर से लगाई जाती है। हार्ड डिस्क का जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत सारा डेटा इसमें स्टोर हो जाता है। ये फ्लॉपी ड्राइव्स होती हैं, ये आपने बहुत पहले देखा होगा, कैसेट्स होते थे। ठीक है, ये है हमारी पेन ड्राइव, और ये क्या है? CD एंड DVD। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसमें आते हैं। अब बात कर लेते हैं रैम और रैम के जो 2 प्रकार बताए हैं, SRAM और DRAM। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं? देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं उन दोनों का ही ख्याल रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो में मैं समझा सब कुछ रही हूँ, लेकिन ये जो
पूरा का पूरा टॉपिक है ना, इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में है, इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा इंग्लिश को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या है ये। चलिए रैम के बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले, एस रैम के बारे में। तो एस रैम क्या होता है? लोअर एक्सेस टाइम, सो इट इज़ फास्टर कंपेयर टू डी रोम। अब यहाँ पर ये ध्यान में आपको रखना है एस रैम और डी रैम में क्या क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही मेमोरीज होती हैं। तो एस रैम क्या है? लोअर एक्सेस टाइम, बहुत कम टाइम लेती है, तो फास्टेड होती है कंपेयर टू डी रोम, ये अधिक फास्ट होती है। डी रैम में क्या होता है कि इसे हायर एक्सेस टाइम, सो स्लोअर देन एस रैम, ये स्लो होती है। एस रैम इज कॉस्टाइल देन डी रैम, जबकि डी रैम कॉस्ट लेस कंपेयर टू एस रैम, है ना, ये सस्ती आती है और ये महंगी आती है। एस रैम रिक्वायर्ड कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए इसको, विच मीन्स दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम मोर पावर, ये अधिक पावर को कंज्यूम करती है, जबकि डी रैम जो है वो अधिक पावर को कंज्यूम नहीं करती है। डी रैम ऑफर्स रिड्यूस पावर कंजम्पशन ड्यू टू द fact the information is stored in the capacitor, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या मतलब होता है। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सिक्योरिटी लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल कंपेयर्ड टू द सेम फिजिकल साइज ऑफ डी रैम मेमोरी चिप। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स टाइप से इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इसकी वजह से इसमें स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है उतनी ही साइज़ की डी रैम में अधिक स्टोरेज होगा, लेकिन इसमें एस रैम में कम स्टोरेज होगा, ठीक है। जबकि डी रैम की जो प्रोसेसिंग है वो क्या होता है, ड्यू टू द स्मॉल इंटरनल सिक्योरिटी इन द 1 बिट मेमोरी सेल ऑफ डी रैम द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल, इसमें अधिक स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंपेयर टू एस रैम। एस रैम हैज़ लो पैकेजिंग डेंसिटी, डी रैम हैज़ हाई पैकेजिंग डेंसिटी, ठीक है। तो अंतर आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर आता है इससे संबंधित तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं रोम के बारे में, ठीक है। चलिए रोम के बारे में बात कर लेते हैं। तो रोम के कितने पार्ट होते हैं? एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फॉल्स मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म पहले समझ लो कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है बेसिक वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसके जो 5 प्रकार कौन से हैं? एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फॉल्स मेमोरी, ठीक है। तो मास्क रोम होते हैं, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रोम होता है, ठीक है। और उसके बाद में इन दिस प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड एट टाइम मैन्युफैक्चरिंग, so it can't be modified, reprogrammed or erased later, ठीक है। तो रोम का मतलब क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका उपयोग जरूरी इंफॉर्मेशन या फिर जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस डेटा का यूज़ सिस्टम को चलाने में भी किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी के नाम से हम इसको समझ सकते हैं। इसके प्रकार मैंने आपको बता दिए, 5 प्रकार इसके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जब देखने में देखा जाए तो कैसी दिखाई देती है? तो ये है आपकी रैम और ये है आपकी रोम, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। अब रैम और रोम में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए क्या है,
रैम जो होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, मतलब आपने लिखा और टेम्परेरी फॉर्म में स्टोरेज हो जाएगा तो रैम में होगा, परमानेंट स्टोरेज होगा तो रोम में हो जाएगा। और सेकंड क्या है, स्टोर डाटा इन एमबीज, स्टोर डाटा इन जीबी, यानी कि ये मेमोरी छोटी होती है और ये मेमोरी क्या होती है, बड़ी होती है, मतलब इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर किया जाता है। ये होती है वॉलेटाइल और ये होती है नॉन वॉलेटाइल। used in the normal operation, used in the startup process computer, ठीक है। और राइटिंग डेटा इज फास्टर, राइटिंग डेटा इज स्लोअर, क्योंकि ये ज़्यादा डेटा को स्टोर करती है, ये कम डेटा को स्टोर करती है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए अब मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मदरबोर्ड के बारे में तो जानते हैं। खैर ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा बहुत सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं, हमें उतना ही पढ़ना है जितने से हमें लगता है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर कंप्यूटर के बारे में जानने की बात कही जाएगी ना, तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए। तो हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है ना कंप्यूटर, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि आईसीटी जो हमें हमारी यूनिट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मदरबोर्ड क्या होता है, तो मदरबोर्ड अल्टरनेटिवली कॉल्ड, मदरबोर्ड को और क्या क्या कहा जाता है, एमबी कहा जाता है, मेन बोर्ड कहा जाता है, एमबी बोर्ड भी कहा जाता है, एमओबी कहा जाता है, एमओबीडी कहा जाता है, बैक प्लान बोर्ड भी कहा जाता है, बेस बोर्ड भी कहा जाता है, मेन सर्किट बोर्ड, प्लानर बोर्ड भी कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, इन सारे नामों से मदरबोर्ड को कहा माना जाता है, समझा जाता है, ठीक है। द मदरबोर्ड इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, एंड फाउंडेशन ऑफ द कंप्यूटर दैट इज द बिगेस्ट बोर्ड इन द कंप्यूटर चेसिस। It allocated power and allows communication to and between the CPU, RAM and all other computer hardware components, ठीक है। तो मदरबोर्ड एक तरह से कहा जाए तो एक ब्रिज होता है जो कि इनके बीच में एक तरीके का इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो सीपीयू से लेकर रैम तक और रैम से लेकर हार्डवेयर तक हो जाए। जैसे आपने कोई इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद वो आपको सीपीयू में प्रोसेसिंग होगी और वो प्रोसेसिंग होने के बाद में आपको मॉनिटर में नज़र आएगा। अब सपोज आपने प्रिंट करने का कमांड दिया, तो प्रिंट करने के लिए आपको किस हार्डवेयर से कनेक्ट होना पड़ेगा, प्रिंटर से होना पड़ेगा। तो ये सारी ही प्रोसेस मदरबोर्ड से होते हुए हो जाती है। नेक्स्ट है, ये है मदरबोर्ड सर्किट, जिसके बारे में आप देख सकते हैं बहुत सारा है। जानने के लिए मैंने आपको इसलिए फिगर बताया है डेटा, ताकि आप समझ सको कि मदरबोर्ड कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड क्या है इसको और समझ लेते हैं। अ मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड अ कंप्यूटर। ये मेन सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। दैट कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को, जैसे कि रैम है, रोम है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, इन सभी के पार्ट को कनेक्ट करता है एक साथ। इट हैज़ सॉकेट फॉर द CPU, रैम एंड एक्सपेंशन card, example discrete graphic card, sound card, network card, storage card, ठीक है, etc. And it is also hooked up to hard drives and front panel port with a cable and wires, also known as the main board, system board, ठीक है। तो आप इसको सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, मेन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। केबल, वायर्स सभी के साथ में जो कनेक्शन बनता है वो मदरबोर्ड से ही बनता है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए मैंने इस चैप्टर में अलग से मेमोरी के नाम से ही इस चैप्टर को बनाया है। देखिए बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, मैं किसी और का क्या कहूँ, मुझे आज तक ही कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। तो मैं आपको बताऊँ कि इसको ध्यान में रखना है। मेमोरी जो यूनिट्स होती हैं उसको समझ लीजिए आप। 1 बिट, बिट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। बिट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, और बिट 0 और 1 के रूप में काम करती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या है कि बिट के बारे में बात कर लिए, इसके बाद बड़ी, इससे बड़ी यूनिट क्या हो जाती है, बाइट। बिट से बड़ी क्या होगी, बाइट। तो एक
बाइट में 2 निबल होते हैं। निबल क्या कहलाता है? 4 बिट के बराबर एक निबल होता है। 4 बिट के बराबर एक निबल होता है, ठीक है। और 2 बिट के बराबर एक बाइट हो जाता है। तो 8 बिट बराबर क्या हो जाएगा? एक बाइट हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है। पहली बात क्या रख ली? बिट जो है वो क्या हो जाता है? बाइनरी डिजिट हो जाता है, 0 और 1 की फॉर्म में आता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और एक बिट में अगर हम बाइट की बात करें तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बाइट के बाद जो नेक्स्ट होती है वो किलो बाइट होती है। और 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024। अब आपको ये याद रखना है, ये 1024 के रूप में ही आगे बढ़ते जाएंगे, 1024। तो 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होंगे? 1024। नेक्स्ट किलो बाइट के बाद क्या आता है? मेगा बाइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को केबी और एमबी में ये कन्फ्यूज़न होता है कि केबी बड़ा होता है या एमबी बड़ा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को रहता है, एक केबी की पिक्चर लगा देना, एक एमबी की पिक्चर लगा देना, तो वो सोचते हैं कि केबी बड़ा है या एमबी बड़ा है ना। ये होता है कन्फ्यूज़न, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि पहले डिजिट आता है इसलिए छोटा होता है, एम बाद में आता है इसलिए एम से एमबी बड़ा होता है, ठीक है। यदि टेक्निकल फॉर्म में याद नहीं रहता है तो 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024। 1 मेगा बाइट में कितने किलो बाइट होते हैं? 1024। मेगा बाइट के बाद आता है गीगा बाइट। तो गीगा बाइट में कितने होते हैं? 1024 मेगा बाइट। एक गीगा बाइट के बाद क्या आता है? टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं? 1024। फिर टेराबाइट के बाद आता है पीटाबाइट, पीटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जीटाबाइट, और उसके बाद योटाबाइट, और फिर आता है बोंटोबाइट, और फिर आता है जीपोबाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी कि इसमें से किस तरह से प्रश्न आते हैं, कि अलग अलग तरह से कैसे कैसे पूछा जाएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये पूछा जा रहा था कि एक जीटाबाइट में कितने होते हैं। अब योटोबाइट भी दिया था, उसमें एक्साबाइट भी दिया था, पेटाबाइट भी दिया था। तो आपको ये मालूम है, एक जीटाबाइट की बात बता रहे हैं तो योटो तो होगा ही नहीं, ठीक है। पेटा भी नहीं होगा, एक्सा होगा, है ना, क्योंकि उससे जस्ट पीछे वाले का पूछा जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। इस चीज़ को कई बारी रिपीट करना, कई बारी याद करना। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी? बिट। बिट को किस फॉर्म में देखा जाएगा? 0 और 1 के फॉर्म में। बिट से बड़ा क्या होता है? निबल। निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। उसके बाद क्या आता है? बाइट। बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, और फिर आता है योटाबाइट, है ना। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। यूनिट ऑफ मेमोरी की बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन बाइट, द डेटा इज रिस्पॉन्स्ड एट बाइनरी डिजिट 0 और 1। यूनिट हायरार्की जो होती है, सबसे पहले निबल, फिर आता है बिट, फिर बाइट, फिर केबी, फिर जीबी, फिर जीबी, है ना। तो ये याद रखना आप। अब द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII, है ना, इज द स्टैंडर्ड कोड द कंप्यूटर इंडस्ट्री क्रिएटेड टू द रिप्रेजेंट कैरेक्टर मोर देन 64 कैरेक्टर्स। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो याद रखनी है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने मेमोरी यूनिट के बारे में चर्चा करी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, तो आप कमेंट ज़रूर करना। अगर कुछ और भी इसमें आप ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूँगी। ये PDF शेयर कर दूँगी मैं आपको
टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम की लिंक आपको नज़र आ रही है, तो टेलीग्राम से मुझसे कनेक्ट हो जाइए। चलिए करते हैं इस क्लास को अभी यहाँ पर फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।